गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 शुरू किए थे और उसी में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। जैसे पहला टॉपिक हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे, उसके बाद हम लोग विभव के बारे में पढ़े थे, वैद्युत विभव के बाद विभवांतर पढ़े थे। और उसी चैप्टर को यूनिट 2 को ये स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 2 को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक में आते हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह है हम लोग का बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव आज हम लोग देखेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 ही पढ़ा रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चल रहा है। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चल रहा है। तो इसी में फिर हम लोग अगला टॉपिक लेकर आते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, इसी टॉपिक का आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण, इसको विभव नहीं बल्कि इसको वैद्युत विभव लिखिए आप लोग। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। तो लिखते हैं प्रति एकांक प्रति इकाई लिखिए। प्रति इकाई आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में, तो किसी प्रति एकांक आवेश को अनंत से, प्रति इकाई आवेश को अनंत से, यहाँ अनंत लिख दीजिएगा, अनंत से। तो प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। इसमें तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव लिखे हैं कि प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहलाता है ना।
तो देख लिए कि प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि ये बिंदु आवेश के कारण क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये तो एक परिभाषित किए हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को हम लोग परिभाषित किए हैं कि प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहलाता है। अब इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक आवेश मानते हैं, बिंदु आवेश जो प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो इसके वैद्युत क्षेत्र में है। फिर इसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु और लेते हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B, और अगला बिंदु इन्फिनिटी पर होगा। यहाँ पर वैद्युत बल F लग रहा है। वैद्युत बल क्या लग रहा है, F लग रहा है। वैद्युत बल जो है F है, और बिंदु A और B के बीच का जो विस्थापन है या दूरी है वो क्या है, dx है। क्या है, dx है। यहाँ पर +1 कूलॉम का आवेश रखा गया है। आवेश है जो इकाई आवेश, जिसको हम लोग इकाई आवेश रखे हैं, इसको इकाई आवेश रखा गया है। कहाँ पर, बिंदु A पर। कहाँ पर रखे हैं, बिंदु A पर। और ये वैद्युत बल लग रहा है, ये वैद्युत बल है। वैद्युत बल, या इसको स्थिर वैद्युत बल भी कहेंगे हम लोग, स्थिर वैद्युत बल, चाहे इसको कूलॉम बल भी कह सकते हैं। कूलॉम बल, वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, चाहे कूलॉम बल भी, कूलॉम फोर्स भी इसको कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो यहाँ समान आवेश है, +q और +1 जो है समान आवेश है, इसलिए इसमें प्रतिकर्षण होगा। और ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये जो है प्रतिकर्षण बल है, यह प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल इस पर लग रहा है। और ये प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल भी कह सकते हैं। इसको प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ये वैद्युत बल हुआ, चाहे स्थिर वैद्युत बल हुआ, चाहे कूलॉम बल भी कह सकते हैं इसको। तो हम लोग देख लिए कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिसको वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यह बल जो लग रहा है, वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल, चाहे प्रतिकर्षण बल भी हम लोग कह सकते हैं, चूंकि समान आवेश है। और बिंदु P जो है वह Q के वैद्युत क्षेत्र में है। बिंदु A और B भी +q चार्ज के वैद्युत क्षेत्र में ही है, +q चार्ज के वैद्युत क्षेत्र में ही है। और यहाँ से P बिंदु का डिस्टेंस +q चार्ज से दूरी जो है r है, और r है, और यहाँ से बिंदु A का दूरी मान लेते हैं x है, और +q चार्ज से, +q आवेश से बिंदु A का दूरी क्या है, x है। +q चार्ज आवेश से बिंदु A का दूरी क्या है, x है। और A और B का बीच का विस्थापन चाहे दूरी जो है dx लिए हैं, एक छोटा सा विस्थापन हम लोग dx लिए हैं ना। A और B के बीच छोटा सा विस्थापन हम लोग क्या लिए हैं, dx लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि +q चार्ज है, इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जो +q चार्ज से r दूरी पर है, और वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B भी है जो +q चार्ज से बिंदु A का दूरी जो है x है, और A और B के बीच विस्थापन, छोटा विस्थापन dx है। अब समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए +1 कूलॉम चार्ज यहाँ पर रखे हैं। इकाई आवेश और +q में प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण बल की दिशा ये होगा। और ये वैद्युत बल है, और ये वैद्युत बल भी कह सकते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल भी इस पर लग रहा है और कूलॉम बल भी इस पर लग रहा है। ठीक है,
अब फिर हम लोग इसको स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल हुआ, स्थिर वैद्युत बल, कूलॉम बल भी इसको कह सकते हैं हम लोग, जो कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसको मिटा दें, आप लोग लिखते चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। अब लिखते हैं माना कि आवेश प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P दूरी r पर स्थित है। फिर माना कि वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और B भी स्थित है, जहां A की दूरी x है। A की दूरी x है, A की दूरी क्या है, x है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, माना कि आवेश प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P दूरी r पर स्थित है, एक बिंदु P जो है वह दूरी r पर स्थित है। फिर वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और B भी स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और B भी स्थित है, बिंदु A और B भी स्थित है, जहां A की दूरी क्या है, x है, जहां A की दूरी क्या है, A की दूरी x है, जहां A की दूरी क्या है, बिंदु P की दूरी r पर स्थित है, दूरी r पर स्थित है, जहां A की दूरी क्या है, x है। तो माना कि आवेश प्लस q के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P दूरी r पर स्थित है। फिर वैद्युत क्षेत्र में फिर माना कि लिख लीजिए, फिर माना कि वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और B भी स्थित है, जहां A की दूरी x है, जहां A की दूरी क्या है, x है, A की दूरी क्या है, x है ना, और इसका दूरी r है। तो यही लिखे हैं हम लोग, यहाँ लिख लिए कि माना कि आवेश प्लस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P दूरी r पर स्थित है। फिर माना कि वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और B भी स्थित है, फिर माना कि वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और B भी स्थित है, जहां A की दूरी x है, A की दूरी क्या है, x है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लिए यहाँ पर प्लस वन कूलम आवेश रखे हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब लिखते हैं, अब आवेश प्लस क्यू और प्लस वन के बीच स्थिर वैद्युत बल है ना। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r²। जो हम लोग ये स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 1 में हम लोग कूलॉम फोर्स में पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, कूलॉम के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थिर वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r² होता है, जो स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। स्थिर वैद्युतिकी के यूनिट 1 में हम लोग ये कूलॉम्स लॉ पढ़े थे, कूलॉम का नियम पढ़े थे, जिसमें स्थिर वैद्युत बल हम लोग निकाले थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r² है ना, Q इंटू 1/r²। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, अभी लिख लिए होंगे आप लोग।
अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु ए से बी के बीच, बिंदु ए से बी के बीच छोटा विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य है ना। अब बिंदु ए और बी के बीच छोटा विस्थापन dx के लिए, कि छोटा विस्थापन क्या है, dx है, इसके लिए किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, जानते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर कार्य dw लिखेंगे इसको। तो बल इंटू विस्थापन, तो बल लग रहा है F और विस्थापन कितना है dx है। अब देखिए इसको F को हम लोग डिफरेंट कंडीशन पढ़े हैं, वर्क चैप्टर हम लोग वर्क कार्य ऊर्जा और शक्ति हम लोग का जो चैप्टर था एक 11th में हम लोग पढ़े थे, कार्य ऊर्जा और शक्ति में कार्य के बारे में पढ़े हैं कि कार्य जब बल और विस्थापन एक दूसरे से विपरीत होगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा तब उसके बीच बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होता है वह 180 डिग्री होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होगा तो इसके बीच का कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो देख रहे हैं बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इंटू dx। चूंकि यहाँ बल और विस्थापन, बल लग रहा है इधर और विस्थापन आपका हो रहा है इधर, यहाँ बिंदु A और B, तो विस्थापन इधर dx आपको इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है और बल लग रहा है आपका इधर। तो इसलिए बल और विस्थापन इधर लग रहा है, इसलिए इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल होगा थीटा। तब यहाँ रखेंगे f cos 180 डिग्री इंटू dx और तो माइनस f इंटू dx। चूँकि cos 180 डिग्री बराबर होता है -1, cos 180 डिग्री क्या होता है -1। तो देख लिए बल और विस्थापन जब एक दूसरे से विपरीत होगा तो इसके बीच का कोण 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए cos 180 का वैल्यू -1, तो माइनस f इंटू dx होगा, f इंटू dx होगा। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटाते हैं, चाहे रहने देते हैं चूंकि समझना है आप लोग, तो यहाँ से लिखिए आप लोग। अब देखिए फिर इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब dw बराबर आ गया हम लोग को -f इंटू dx, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से f का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से समीकरण 2 में समीकरण 1 से f का मान रखने पर तो क्या लिखेंगे, तो dw इक्वल टू f का मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r स्क्वायर, q इंटू 1/r स्क्वायर नहीं दिएगा यहाँ x स्क्वायर, चूँकि यहाँ x था डिस्टेंस हम लोग को, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, x था, x स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू x स्क्वायर है ना, आई इंटू dx, चूँकि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस x था तो यहाँ x स्क्वायर होगा। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ अब ये आ गया 1/dx, चाहे dw इक्वल टू लिख सकते हैं -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर dx, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए होंगे आप लोग, चूँकि नोट करते चलिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब देखिए ये फिगर को नहीं मिटा रहे हैं, कुछ कारण है, चूँकि फिगर का फिर हम समझाना है हमको, इसलिए ये जो हम लोग एक बनाए हैं इस टाइप का फिगर, इसको मिटा नहीं रहे अभी, ठीक।
अब देखिए अब इक्वेशन थर्ड, अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे थर्ड के बाद फिर यहाँ से ये इक्वेशन थर्ड आ गया है ना। अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं हम लोग। अब प्रति एकांक प्रति इकाई आवेश को, अब प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु, प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है ना। अब प्रति इकाई आवेश को अनंत से, प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए समीकरण 3 को x बराबर इन्फिनिटी से x बराबर r के बीच समाकलित करते हैं। x बराबर इन्फिनिटी से x बराबर r के बीच समाकलित करते हैं। चूंकि बिंदु P की दूरी क्या है, यहाँ से r है। चूंकि बिंदु P का प्लस क्यू आवेश से दूरी कितना है, r है। चूंकि बिंदु P का प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है, r है। तो इसीलिए लिखें अब प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक, प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए समीकरण 3 को, ये समीकरण 3 है, देख रहे हैं ना, समीकरण 3 को x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r, चूंकि यहाँ दूरी क्या है, r है, r के बीच समाकलित करते हैं। तो समाकलित करेंगे, अब इसका जरूरी नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो इसको समाकलित करेंगे, समीकरण 3 को हम लोग समाकलित करेंगे। अब इसका जरूरी नहीं है चूंकि आप लोग लिख लिए हैं, है ना। तो इसको समाकलित करेंगे, तो कैसे समाकलित करेंगे, तो देखिए dw इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा x स्क्वायर इंटू dx, चूंकि 1 से मल्टीप्लाइड किए तो q ही होगा। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग इंटीग्रेशन में, समाकलन में, अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे तो मैथ में कहीं पढ़ाई हुआ होगा, इंटीग्रेशन समाकलन पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। और नहीं तो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 11th में एक चैप्टर था, जीरो चैप्टर या मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर, गणितीय संसाधन करके एक चैप्टर था, जिसमें हम लोग को जो है समाकलन और अवकलन के बारे में बताया गया होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें समाकलन dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, इसलिए dw का समाकलन w होगा। और समाकलन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, c dx अगर है तो c अगर अचर है तो अचर को बाहर कर देते हैं तो अचर बाहर आ जाएगा, तो इसलिए बाहर आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ अचर है तो अचर बाहर कर लेंगे, ये अचर है q बटा, यहाँ q लिखिए, q बटा 1/4 पाई 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये अचर है, ये माइनस साइन है, ये अचर है, अचर इससे बाहर आ जाएगा, माइनस साइन के साथ अचर को बाहर कर दीजिए, तो ये आ गया -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन्फिनिटी टू r, इसको हम लोग इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर और dx, तो ये आ गया हमको, तो ये अचर बाहर आ गया, तो इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर, चूंकि अचर को समाकलन से बाहर कर दिया जाता है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। तो अचर यहाँ पर बाहर आ गया। ये a टू b जो है आपका, a टू b जो होता है ये डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है x बराबर a टू b, इसको हम लोग b माइनस a लिखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग निम्न सीमा। निम्न सीमा, इस सबको भी साइड में लिख लीजिएगा, आप लोग साइड में लिखते चलिएगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो इसका dx का समाकलन x होता है, उसके बाद a टू b लिखेंगे, पहले लिखेंगे x का वैल्यू एक बार रखेंगे, उच्च सीमा b रखेंगे, बीच में हमेशा माइनस होगा, फिर x का वैल्यू a रखेंगे, एक बार उच्च सीमा रखेंगे x का वैल्यू तब b माइनस, एक बार निम्न सीमा, बीच में हमेशा माइनस होगा तब b माइनस a, एक बार उच्च सीमा b माइनस, हमेशा बीच में माइनस होगा, निम्न सीमा b माइनस a। ये सबको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी टू आर एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर आगे जाएंगे हम लोग तो -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब हम लोग ये भी देख लीजिए, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन xn+1 बटा n+1 होता है, समाकलन x टू दी पावर n dx का समाकलन जो होता है x टू दी पावर n+1 बाई n+1, पावर में एक जुड़ जाता है उतने से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे तो -2+1 बटा -2+1 -2+1 और क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। समझ गए? तो हम लोग देख लिए, ये निकालिए बाहर x² -2 हो गया, चूंकि हम बताए हैं कि 1/x² जब ऊपर जाएगा तो x -2 हो जाता है, तो x -2 हुआ, dx हुआ और इन्फिनिटी टू q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और ये पावर में एक जुड़ जाएगा उतना से डिवाइड हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर आ गया, इन्फिनिटी टू आर। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लिए, हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अब जो है फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब W बराबर आ जाएगा आपका -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपको x -1 बटा -1 इन्फिनिटी टू आर, चूंकि -2+1 -1 है ना। अब माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x -1 बटा इन्फिनिटी टू आर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो W बटा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, W बटा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x -1 को x लिख सकते हैं, जब माइनस है तो पावर नीचे आ जाता है, पावर माइनस है तो यह नीचे आ सकता है, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बार रखेंगे, बताए हैं ना अपर लिमिट तो 1 बटा r, अब माइनस होगा बीच में, लोअर लिमिट तो लोअर एक बार उच्च सीमा, x का वैल्यू रखेंगे माइनस निम्न सीमा इन्फिनिटी, तो W बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या हो जाएगा 1/r, इंटू 1/r, चूंकि 1/इन्फिनिटी बराबर होता है 0, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। अब फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आ जाएगा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये आ गया वर्क। जो कार्य हुआ वो ये कार्य हम लोग निकाल लिए कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो होगा, प्रति इकाई आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और फिर हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बराबर प्रति एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है, कार्य है। तो फिर हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो होगा वो प्रति एकांक आवेश को अनंत से प्रति एकांक आवेश को, एकांक या इकाई आवेश भी लिखते हैं, कहीं एकांक लिखा जाता है, इकाई भी लिख सकते हैं, एकांक या इकाई भी लिख सकते हैं, प्रति इकाई आवेश को चाहे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश को अनंत से प्रति एकांक या इकाई आवेश को
अनंत से, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को अगर V से रिप्रेजेंट करते हैं तो V बराबर हो जाएगा W के। तो V बराबर W, तो W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, Q बटा R। तो यही V हमारा निकल गया है ना। तो V बराबर हो जाएगा W के, W के बराबर हो जाएगा V, तो V बराबर W, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यही निकल गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो ये निकल गया मेरा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मेरा निकल गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, Q बाई R। वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जो आ गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो हम लोग निकाल लिए, देख लिए कि ये इंटीग्रेशन किए हम लोग, समाकलन करके इसको निकाले इन्फिनिटी से R के भी, जो समाकलन के बारे में सब चीज़ समझा दिए हैं कि कैसे हुआ है, और ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, नोट करते चलिएगा आप लोग, रुकना नहीं है, नोट करते हुए चलना है। हो गया, ठीक। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कुछ हम लोग देखते हैं, नोट करते हैं, नोट करके लिखते हैं इसमें कुछ पॉइंट। अब देखिए पहला पॉइंट है फर्स्ट कि बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इकाई आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह सिर्फ Q पर निर्भर करता है ना। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इकाई आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यह सिर्फ Q पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, अगर Q बड़ा होगा जीरो से, मतलब Q बड़ा होगा 0 से, कहने का मतलब धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। जब Q बड़ा होगा 0 से, इट मीन्स Q क्या होगा, धनात्मक होगा, तब V भी धनात्मक होगा, तो V भी धनात्मक होगा। उसके बाद इसी में देखते हैं, अगर Q जो है वह लेस देन 0 होगा, मतलब Q ऋणात्मक होगा, तब V भी ऋणात्मक होगा, V भी ऋणात्मक होगा, है ना। तो देख लिए Q जब ग्रेटर देन 0 धनात्मक होगा तो V भी धनात्मक होगा, Q ऋणात्मक होगा तो V भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में, जब Q बड़ा होगा, Q बड़ा होगा तब V भी बड़ा होगा, तथा जब Q छोटा होगा तब V भी छोटा होगा। तो देख लिए, जब Q बड़ा होगा तब V भी बड़ा होगा, Q छोटा होगा तो V भी छोटा होगा, Q जब धनात्मक होगा तब V धनात्मक होगा, Q ऋणात्मक होगा तो V ऋणात्मक होगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इकाई आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यह सिर्फ Q पर निर्भर करता है। ठीक है, देख लिए इससे। उसके बाद हम लोग इसमें देख लिए, उसके बाद चौथा पॉइंट है कि V जो है वह प्रोपोर्शनल है 1/R के, V जो प्रोपोर्शनल है 1/R के, ये चौथा पॉइंट हम लोग देखे हैं इससे, है ना। तो इससे हमको
4 पॉइंट इससे हम निकला हमारा कि जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इकाई आवेश पर निर्भर नहीं करता है या सिर्फ Q पर निर्भर करता है। Q धनात्मक होगा तो V भी धनात्मक होगा, Q ऋणात्मक होगा तो V भी ऋणात्मक होगा, Q बड़ा होगा तो V भी बड़ा होगा, Q छोटा होगा तो V भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, Q छोटा होगा तो V भी छोटा होगा। ठीक है, नोट कर लिए इसको, चलिए नोट कीजिए, हो गया, नोट कर लिए। ठीक, तो मिटाते हैं इसको। अब देखिए, और V और R के बीच अब थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, दो कंडीशन में क्या आएगा, और V और R के बीच ग्राफ। तो ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ का दो कंडीशन आएगा। पहला, जब Q इज ग्रेटर देन 0, जब Q जो है 0 से बड़ा होगा तब जो ग्राफ आएगा हमारा x y, इस टाइप का ग्राफ आएगा हम लोगों का, है ना, इस टाइप का ग्राफ आएगा। इस पर होगा R और इस पर होगा V। और जब Q लेस देन होगा 0 से, जब Q 0 से छोटा होगा तब ग्राफ का नेचर क्या होगा देख लीजिए। तब ग्राफ हम लोग को इस टाइप का आएगा, y बाई डैश, यहाँ V, यहाँ R, ये x डैश, ऐसे कीजिए, तो इस ढंग का ग्राफ हमारा आएगा। ठीक है, तो भी ये आ गया x एक्स। Q जब छोटा होगा तब, Q क्या होगा, छोटा होगा तब। फिर देखिए, फिर इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। फिर V और 1/r के बीच ग्राफ, V और 1/r के बीच ग्राफ। तो V और 1/r के बीच का ग्राफ जब Q ग्रेटर देन 0 होगा तो इस स्थिति में जो होगा वैसे आएगा x y, यहाँ V 1/r। और जब Q लेस देन 0 होगा तब जो ग्राफ आ जाएगा वो ऐसे आएगा, 1/r, 1/r V, इस पर V आएगा 1/r, ये ग्राफ इस टाइप का आएगा, है ना, 1/r V, ये ग्राफ इस टाइप। जब Q 0 से छोटा होगा, Q 0 से बड़ा होगा, Q 0 से बड़ा होगा, और Q जब 0 से छोटा होगा, y बाई डैश, तो ग्राफ का नेचर ये आएगा। तो ये हम लोग देख लिए, आज वैद्युत विभव देखे हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में हम लोग देखे हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, और इस व्यंजक से रिलेटेड कुछ कंडीशन था, उस कंडीशन को हम लोग देखे हैं कि इस व्यंजक से रिलेटेड क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, और कल फिर इसमें न्यूमेरिकल्स चलेगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स लेके हम लोग आएंगे और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आपको चैनल कैसा लगा इसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके।